हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एसकेडी जोन में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बेसिक स्टेप्स इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन को डिस्कस किया था, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंतर्गत होने वाली सभी प्रक्रियाओं का एक आउटलाइन देखा था, जिसका लिंक आपको यहाँ आई बटन पे मिल जाएगा। वहां जाकर के आप उसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी पुरुष जनन तंत्र या नर जनन तंत्र। तो देखिए, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसका जो मुख्य काम होता है वो होता है मेल गैमेट्स यानी स्पर्म्स का निर्माण करना और इंटरकोर्स के समय उन स्पर्म्स को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ट्रांसफर करना। क्लियर? और इसके अलावा एक और प्रमुख कार्य होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो होता है मेल सेक्स हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरॉन को सिक्रीट करना। क्लियर? तो इन सभी चीजों को समझने के लिए बिना किसी देर के चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी पुरुष जनन तंत्र या नर जनन तंत्र। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी पुरुष जनन तंत्र या नर जनन तंत्र उपस्थित कहां होता है, यानी स्थित कहां होता है, ये इसकी स्थिति कहां होती है? तो ये स्थित होता है शरीर के पेल्विक रीजन। कहां स्थित होता है? शरीर के पेल्विक रीजन यानी श्रोण क्षेत्र में स्थित होता है। और ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, इसके अंतर्गत अंग कौन कौन से आते हैं वो देख लेते हैं। तो इसके अंतर्गत आते हैं टेस्टिस यानी वृषण, कुछ एसेसरी डक्ट्स यानी सहायक नलिकाएं, कुछ एसेसरी ग्लैंड्स यानी सहायक ग्रंथियां, और साथ ही साथ कुछ एक्सटर्नल जेनाइटेलिया यानी बाह्य जननांग। ये सभी अंग आते हैं किसके अंतर्गत? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत। क्लियर? अब क्या है कि ये जो टेस्टिस है ना, टेस्टिस यानी वृषण, इन्हें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या मेन सेक्स ऑर्गन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या मेन सेक्स ऑर्गन कहते हैं। हिंदी क्या हो जाएगा? प्राथमिक जनन अंग या मुख्य जनन अंग। क्लियर? अब देखिए, टेस्टिस को प्राथमिक जनन अंग या मुख्य जनन अंग क्यों कहते हैं? उसका एक ही कारण है कि जो प्रमुख कार्य है ना, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत जो प्रमुख कार्य है वो क्या है? मेल गैमेट्स का निर्माण। ठीक? तो वास्तव में मेल गैमेट्स जो कि स्पर्म्स हैं, उनका निर्माण यहीं पे होता है। ये टेस्टिस के यानी वृषण के अंदर ही होता है, इसीलिए इसको मेन सेक्स ऑर्गन या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। क्लियर? तो इसके अंदर काम क्या क्या होता है? तो सबसे पहला कि स्पर्म्स का निर्माण होता है, और स्पर्म्स के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्र जनन या शुक्राणु जनन। क्लियर? और इसके साथ ही साथ एक और काम होता है, वो ये होता है कि टेस्टिस के अंदर ही मेल सेक्स हार्मोन जो कि है क्या? टेस्टोस्टेरॉन का भी संश्लेषण होता है और श्रावण होता है। ठीक? अब क्या है कि इसके अलावा, ये अभी हम लोग टेस्टिस को अभी डिटेल में देखेंगे, इसके अलावा टेस्टिस के अलावा बाकी जितने भी ये अंग हैं, बाकी ये जितने भी अंग हैं, चाहे वो एसेसरी डक्ट्स हो, एसेसरी ग्लैंड्स हो या एक्सटर्नल जेनाइटेलिया हो, इन सभी को क्या कहते हैं? इन सभी को कहते हैं सेकेंडरी या एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स। क्या कहते हैं? सेकेंडरी और एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स। क्लियर? क्योंकि यहां पे जो स्पर्म्स का निर्माण हुआ है ना, इसी को ढोने का काम ये सभी मिलके करेंगे। ठीक? ढो करके ट्रांसफर करके ले जाएंगे इंटरकोर्स के समय कहां? जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक है उसके अंदर। ठीक? और भी बहुत सारे सिक्रीशन इनसे निकलेंगे ग्लैंड से, जो कि इसको स्मूथली आगे बढ़ने में सहायता प्रदान करेंगे। उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि ये सेकेंडरी ऑर्गन्स यानी कि डक्ट्स, ग्लैंड्स जो भी है, इनमें कौन कौन से शामिल है। तो सबसे पहले क्या है कि एसेसरी डक्ट्स यानी सहायक नलिकाओं में कौन कौन से हैं? रेटे टेस्टिस है यानी कि वृषण जालिकाएं हैं, वासा इफ्रेंशिया है यानी कि शुक्र वाहिकाएं हैं, एपिडिडाइमिस है यानी अधिवृषण है, वास डिफरेंस है यानी शुक्र वाहक है। और एसेसरी ग्लैंड्स में कौन कौन से हैं? तो एसेसरी ग्लैंड्स में 3 हैं, सहायक ग्रंथियों में 3 हैं। सेमिनल वेसिकल्स हैं यानी कि शुक्राशय हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड है यानी पुरस्थ ग्रंथि, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स हैं यानी बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथियां हैं। और इन सबके साथ ही साथ इसमें जो शामिल है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया यानी बाह्य जननांग, उसमें है स्क्रोटम, स्क्रोटम या स्क्रोटल सैक इसको कहते हैं, स्क्रोटल
सैक। तो स्क्रोटम या स्क्रोटल सैक है यानी कि वृषण कोश, ठीक। और इसके बाद क्या है, यूरेथ्रा है यानी मूत्र मार्ग, और साथ ही साथ पेनिस यानी कि शिश्न उपस्थित है, जो कि ये तीन क्या है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया यानी बाह्य जननांग। क्लियर। अब हम लोग इन सबको बारी बारी से एक एक करके डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग किसे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जो कि क्या है, टेस्टिस यानी वृषण। तो चलिए बिना किसी देर के हम लोग टेस्टिस यानी वृषण को डिटेल में डिस्कस करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो प्राइमरी या मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो है एक जोड़ी टेस्टिस यानी वृषण, जिसका मुख्य काम है स्पर्म्स का निर्माण करना, और साथ ही साथ ये जो टेस्टिस हैं ये मेल सेक्स हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन का भी निर्माण करते हैं और उसको सिक्रीट करते हैं। तो ये दोनों मुख्य काम है इसके। अब ये देखते हैं कि स्थित कहां होते हैं ये, तो ये स्थित होते हैं, जो टेस्टिस है ये एब्डोमिनल कैविटी यानी उदर गुहा के बाहर पेल्विक रीजन में एक थैली जैसी संरचना जिसका नाम है स्क्रोटल सैक या स्क्रोटम में उपस्थित होते हैं। तो देखिए इस चीज को आप इस फिगर से समझ सकते हैं, ये जो थैली जैसी संरचना दिख रही है ना, यही वास्तव में क्या है, यही है स्क्रोटम या स्क्रोटल सैक, और इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, वृषण कोश। क्लियर। अब इसे समझिए, यहां जो ये इधर का भाग होगा वो क्या होगा, एब्डोमेन यानी एब्डोमिनल कैविटी इधर है, और उससे नीचे की ओर एक थैली जैसी संरचना ये दिख रही है ना, यही है स्क्रोटम या वृषण कोश। क्लियर। देखिए वास्तव में जो स्क्रोटम है ये वास्तव में एक मस्कुलर सैक होता है, एक मांसल, एक थैली जैसी संरचना होती है, जो कि एब्डोमिनल कैविटी के बाहर पेल्विक रीजन में क्या होता है कि सामने की ओर पेनिस के पीछे उपस्थित होता है। और इसमें ये जो है ना, ये स्क्रोटम, इसमें बीच में एक झिल्लीदार सेप्टम दिखाई दे रहा है। तो कह सकते हैं कि स्क्रोटम जो थैली है, सैक लाइक स्ट्रक्चर जो है, इसके लगभग बीच में एक झिल्लीदार सेप्टम उपस्थित होता है, जिसका काम क्या होता है कि इस थैली को दो चैम्बर में ये बांटता है। तो पहले तो इस सेप्टम का नाम लिख लेते हैं। इस सेप्टम का यानी कि ये झिल्लीदार जो सेप्टम है इसका नाम होता है स्क्रोटल सेप्टम, स्क्रोटल सेप्टम। क्लियर। और ये जो स्क्रोटल सेप्टम है ना, ये इस पूरे स्क्रोटम को क्या करता है कि दो चैम्बर में विभाजित करता है, और प्रत्येक चैम्बर में एक एक ओवल शेप्ड, ये जो दोनों संरचनाएं दिख रही है ना, ये प्रत्येक चैम्बर में एक एक ओवल शेप्ड टेस्टिस यानी वृषण उपस्थित होते हैं। एक जोड़ी होती है इनकी संख्या, ये दोनों क्या है, ये हैं टेस्टिस। क्लियर। अब तो ये रहा कि कहां उपस्थित होते हैं, सिंपल सा है कि एब्डोमिनल कैविटी यानी उदर गुहा के बाहर होते हैं, यानी कि जो एब्डोमेन है इधर, उसके नीचे क्या होते हैं, पेल्विक रीजन में सामने की ओर पेनिस के पीछे उपस्थित होता है ये एक थैली जैसी संरचना, जिसका नाम है क्या, स्क्रोटम। और उसी स्क्रोटम में उपस्थित होते हैं क्या, टेस्टिस। एक जोड़ी जो टेस्टिस है, दो चैम्बर है, एक एक चैम्बर में एक एक टेस्टिस। क्लियर। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो टेस्टिस है ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर क्यों स्थित होता है। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा इसका आंसर है, इसे समझिए कि टेस्टिस में जो मुख्य काम होता है वो तो होता है स्पर्म्स का निर्माण, यानी शुक्राणुओं का निर्माण, जो कि क्या है, मेल गैमेट है। तो उन स्पर्म्स के निर्माण के लिए नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान की आवश्यकता होती है। यानी कि जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है ना, उससे लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान रहेगा, तभी स्पर्म्स का निर्माण हो पाएगा। ये आवश्यक टेम्परेचर होता है किसके लिए, ये स्पर्म्स के निर्माण के लिए। ठीक। तो उसी टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए, यानी कि बॉडी टेम्परेचर से लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए ही ये जो टेस्टिस होते हैं वो एब्डोमिनल कैविटी से बाहर एक थैली जैसी संरचना जो कि है स्क्रोटम, उसमें उपस्थित होते हैं। क्लियर। तो इसे हमारा ये अगला पॉइंट एक्सप्लेन करता है, जो कि क्या है, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर उपस्थित स्क्रोटम टेस्टिस के टेम्परेचर को बॉडी टेम्परेचर से लगभग कितना कम करते हैं, लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रखने में सहायक होता है। कौन सा, ये जो स्क्रोटम है, जो कि किसके लिए आवश्यक है, जो स्पर्म्स के निर्माण, और स्पर्म्स के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि स्पर्म्स के निर्माण यानी स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए आवश्यक होता है। क्लियर। ये क्लियरली समझ में आ गया होगा।
अब क्या है कि संख्या कितनी होती है इनकी, टेस्टिस की संख्या कितनी होती है, एक जोड़ी। और शेप और साइज की बात करें तो शेप कैसा होता है, ओवल इन शेप होते हैं, ओवल होते हैं, अंडाकार होते हैं। और माप इनका कितना होता है, तो लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। और प्रत्येक टेस्टिस 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा होता है और 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। तो ये इनका क्या हो गया, आकृति और माप। क्लियर। तो ये तो रहा अभी एक आउटलाइन किसका, टेस्टिस का। टेस्टिस के बारे में और अधिक जानकारी के लिए और डीप जानकारी के लिए उसके बारे में हमें टेस्टिस के एलएस यानी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन और टीएस यानी ट्रांसवर्स सेक्शन को डिटेल में देखना होगा। ठीक, तो चलिए बिना किसी देर के हम टेस्टिस के एलएस और टीएस का बारी बारी से अध्ययन करते हैं। जब हम टेस्टिस के एलएस यानी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन का अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि प्रत्येक टेस्टिस एक दोहरे आवरण से घिरा होता है जिसे टेस्टिकुलर कैप्सूल कहते हैं। आप इस चीज को इस फिगर से समझ सकते हैं। देखिए ये टेस्टिस का एक एलएस बनाया गया, यहां अभी इसके अंदर की चीजें बनानी बाकी हैं। तो ये बाहरी आवरण दिख रहा है ना, ये रेड कलर से जो बनाया गया है, बाहरी आवरण एक रेड कलर से है और उसके अंदर ये ब्लू कलर से ये जो रेखांकित करके बनाया गया है ये दूसरा आवरण है ना। तो यही दोनों आवरण हैं जिससे प्रत्येक टेस्टिस घिरा होता है और इसी को सम्मिलित रूप से कहते हैं टेस्टिकुलर कैप्सूल। क्लियर। तो यहां हमारा जो पहला पॉइंट है वो इसी चीज की व्याख्या करता है। पहला पॉइंट क्या है कि प्रत्येक टेस्टिस एक बाई लेयर्ड यानी कि दोहरे आवरण से बना हुआ टेस्टिकुलर कैप्सूल से ढका होता है या घिरा होता है। और उन दोनों आवरणों का नाम क्या होता है वो देखिए। जो बाहरी आवरण होता है, जो बाहरी आवरण वो होता है ट्यूनिका वेजाइनलिस और जो अंदर का आवरण होता है उसे कहते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, है ना। तो यहां इस फिगर में अगर हम लोग पॉइंट आउट करें तो ये जो बाहरी आवरण है ना, ये जो रेड कलर से बना है ये क्या हो जाएगा, ट्यूनिका वेजाइनलिस। और ये अंदर का ये जो आवरण दिख रहा है ना, अंदर का थोड़ा मोटा आवरण जो दिख रहा है वो हो जाएगा ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ये अंदर का ये जो आवरण है ना, ये जो आवरण दिख रहा है ये हो जाएगा क्या, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। और बाहर का जो आवरण है जो रेड कलर से बना है, ये जो रेड कलर से बना है बाहरी आवरण वो हो जाएगा ट्यूनिका वेजाइनलिस। ठीक, यानी कि जो दो आवरण हैं यहाँ पे वो कौन कौन से हैं, बाहरी आवरण क्या हो गया ट्यूनिका वेजाइनलिस और अंदर का जो आवरण है वो हो गया ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ये क्लियरली समझ में आ गया। एक एक चीज थोड़ा सा ध्यान देके पढ़िएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब क्या है कि बाहर का जो आवरण है ट्यूनिका वेजाइनलिस, बाहर का जो आवरण है वो वैसे ही रहता है, समतल पड़ा रहता है। लेकिन अंदर का जो आवरण है, जो टेस्टिकुलर कैप्सूल का जो अंदर का आवरण है यानी ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, वो क्या होता है कि उसके आंतरिक सतह से, ये जो आंतरिक सतह है ना, अंदर की तरफ जो सतह है उसका, उससे पतले पतले झिल्ली नुमा सेप्टम निकलते हैं, पतले पतले झिल्लीदार सेप्टम निकलते हैं। और इस पूरे टेस्टिस को, ये जो पूरा टेस्टिस है ना, इसको लगभग 250 से 300 कंपार्टमेंट्स में बांटते हैं। ठीक, तो अगला पॉइंट वहां यही लिखा गया है कि ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया क्या है, वो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया जो अंदर का आवरण है। ठीक, अंदर का आवरण, तो वही ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया से निकले टेस्टिकुलर सेप्टम, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के आंतरिक सतह से अंदर की तरफ, अभी इसको बनाया जाएगा, अंदर की तरफ पतले पतले सेप्टम या झिल्लीदार संरचनाएं निकलती हैं, उन्हीं को कहते हैं टेस्टिकुलर सेप्टम या वृषण पट्टियां। ठीक, तो यही वहां लिखा गया है कि ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया से निकले टेस्टिकुलर सेप्टम टेस्टिस में भीतर धंसकर उसे लगभग 250 से 300 कंपार्टमेंट्स में बांट देते हैं। और उन कंपार्टमेंट्स को क्या कहते हैं, उन कंपार्टमेंट्स या चैम्बर्स को कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स या वृषण पालिकाएं। ठीक, अब इस पॉइंट को यहां फिगर द्वारा आप लोग बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। देखिए ये कह क्या रहा है कि ये है क्या, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया आंतरिक आवरण, इसका जो अंदर का सतह है ना, ये कुछ इनसे क्या निकलती है, पतली पतली पट्टियां निकलती हैं। यानी क्या है कि पतले पतले क्या निकलते हैं, सेप्टम निकलते हैं इनसे। और ये क्या करते हैं, सेप्टम अंदर की तरफ धंसते हुए, ये कुछ ऐसे अंदर की तरफ धंस करके
क्या करते हैं कि ये जो वृषण है, ये जो टेस्टिस है, इसे लगभग 250 से 300 कंपार्टमेंट्स में बांट देते हैं। ये कुछ ऐसे अंदर की तरफ धंस धंस करके ये ऐसे क्या करते हैं, टेस्टिस को 250 से 300 कंपार्टमेंट्स में बांट देते हैं। जैसा कि देख रहे हैं, ये अंदर का क्या आवरण था, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, इससे निकले हुए ये पतली पतली जो संरचनाएं हैं ना, ये क्या है, टेस्टिकुलर सेप्टम है। तो यहां लिख देते हैं, ये संरचनाएं जो है ना, ये क्या है, टेस्टिकुलर सेप्टम है, यानी वृषण पट्टिकाएं हैं। और ये करती क्या है कि ये अंदर की तरफ धंस धंस करके, और ये टेस्टिस जो है ना, इस टेस्टिस को लगभग 250 से 300 कंपार्टमेंट्स में बांट देती हैं। और यही जो कंपार्टमेंट दिख रहे हैं ना, ये कंपार्टमेंट्स, ये क्या है, इन्हीं कंपार्टमेंट्स को कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, यानी वृषण पालियां या वृषण पालिकाएं। ठीक, तो यहां इंडिकेट कर देते हैं, ये हो जाएंगी वृषण पालिकाएं या टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्लियर, समझ में आ गया। अभी अब क्या है कि आगे इसके अगला पॉइंट क्या है कि ये 250 से 300 जो कंपार्टमेंट्स हैं, यानी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं प्रत्येक टेस्टिस में, उनमें अब क्या है कि प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल में, यानी कि प्रत्येक ये जो लोब्यूल या टेस्टिकुलर लोब्यूल जो दिख रहा है ना, इनमें प्रत्येक में लगभग 1 से 3 अत्यंत कुंडलित यानी हाईली क्वाइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। बहुत ही कुंडलित ट्यूब लाइक छोटे छोटे स्ट्रक्चर इन पालिकाओं में देखने को मिलते हैं। कितनी संख्या होती है उनकी, 1 से 3, और उन्हीं को कहते हैं, उन जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैं छोटे छोटे, उन्हीं को कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक, तो अभी वो संरचना बनाने से पहले अगला पॉइंट वही हमारा कह रहा है, वो देख लेते हैं। तो अगला पॉइंट है कि प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 अत्यंत कुंडलित यानी हाईली क्वाइल्ड, बहुत ही सूक्ष्म या छोटे छोटे कह सकते हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिनका नाम है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, पाए जाते हैं। यानी कि प्रत्येक जो ये जो दिख रहा है ना, पालियां प्रत्येक जो दिख रही हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल, उन प्रत्येक लोब्यूल में 1 से 3 अत्यंत कुंडलित हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स या शुक्र जनन नलिकाएं। ठीक, तो इनको पहले बना लेते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, ये क्या है, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये ऐसे प्रत्येक लोब्यूल में ऐसे कुंडलित संरचनाएं मिलती हैं, जो कि अंदर की तरफ जाते हुए ऐसे स्ट्रेट हो जाती हैं। ठीक, जैसे कि जो बाहरी सतह है ना, उधर ये ऐसे कुंडलित होती हैं, हाईली क्वाइल्ड, और ये जो ही अंदर की तरफ बढ़ती है तो ऐसे स्ट्रेट हो जाती है। ठीक, और एक कंपार्टमेंट या एक लोब्यूल में इनकी संख्या कितनी होती है, लगभग 1 से 3 होती हैं ये, जो कि क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ऐसे कुछ संरचना। ठीक, तो सबको फिलअप कर देते हैं ऐसी संरचनाओं से। कुछ ऐसे संरचनाएं देखने को मिलती है। ठीक, अब समझ सकते हैं, ये प्रत्येक जो लोब्यूल में है ना, 2-2 बनाया गया है, इसका मतलब ये समझिएगा कि 2 ही होते हैं फिक्स। 1 से 3 ये संख्या वेरी कर सकती है, कितने भी हो सकते हैं 1 से 3 के बीच में। तो ये जो कुंडलित संरचनाएं दिख रही है ना, जो अत्यंत क्वाइल्ड हैं, ये सभी की सभी क्या है, ये हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये क्या है, ये सभी की सभी संरचनाएं जो दिख रही है, ये क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक, यानी शुक्रजनक नलिकाएं। तो यहां तक संरचनाएं समझ में आ गई होंगी। और अगला क्या है कि ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो दिख रहे हैं ना, अतिकुंडलित संरचनाएं, इन्हीं के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस नामक एक प्रक्रिया होती है, जिसके अंतर्गत स्पर्म का निर्माण होता है। यानी स्पर्म के निर्माण की प्रक्रिया को ही स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। वो हम लोग डिटेल में अभी आगे पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस में। तो अगला पॉइंट हमारा वही कहता है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, यानी ये जो कुंडलित संरचनाएं दिख रही है ना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्र जनन
इस प्रक्रिया का नाम है स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा, इस प्रक्रिया के द्वारा स्पर्म्स का निर्माण होता है, यानी शुक्राणुओं का जो कि मेल गैमेट्स है उनका निर्माण होता है। इस प्रक्रिया के द्वारा स्पर्मेटोजेनेसिस, वो हम लोग आगे देखेंगे। किसके अंदर? इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये जो कुंडलित नलिका जैसी संरचनाएं दिख रही है ना छोटी छोटी, उसी के अंदर ये प्रक्रिया होता है और स्पर्म्स का निर्माण होता है। क्लियर? अब ये इस एलएस से, जो कि टेस्टिस का एलएस है, इससे काफी हद तक इसके आंतरिक संरचनाओं का ज्ञान हो गया होगा, है ना। जिसमें क्या है, सबसे पहले क्या देखा हम लोगों ने कि प्रत्येक टेस्टिस बाहर से किससे ढका है? दोहरे आवरण से ढका है, जिसका नाम क्या है? ट्यूनिका वेजाइनलिस और ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका वेजाइनलिस बाहरी आवरण है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया आंतरिक आवरण है, जो कि क्या है कि अंदर की तरफ, उससे ट्यूनिका एल्बुजिनिया से अंदर की तरफ पतले पतले सेप्टम निकलते हैं, जो कि टेस्टिकुलर सेप्टम कहलाते हैं। और इसके अंदर की तरफ धंसते जाने से, यानी कि ये धंस धंस करके अंदर की तरफ टेस्टिस के अंदर, उस टेस्टिस को क्या कहते हैं? 250 से 300 कंपार्टमेंट्स में बांट देते हैं और उन्हीं कंपार्टमेंट्स को क्या कहते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स यानी वृषण पालिकाएं कहते हैं। ठीक। और प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 अत्यंत कुंडलित हाईली कॉइल्ड संरचनाएं मिलती हैं, जो छोटे छोटे नलिकाओं जैसी होती हैं, जिसको क्या कहते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं, जो ये दिखा है। और उसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया के फलस्वरूप स्पर्म्स यानी शुक्राणुओं का निर्माण होता है। क्लियर? इतनी चीजों को हम लोग इसके एलएस से समझ गए। अब इसके पहले कि हम लोग इसका टीएस देखें, इसके पहले 2 संरचनाएं और यहां देखने को मिलती हैं, जो कि टेस्टिस के अंदर ही हैं, यानी कि 2 एसेसरी जो स्ट्रक्चर हैं वो देखने को मिलते हैं, उसको देख लेते हैं यहां पे। तो देखिए ये क्या है कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स अंदर की तरफ जाते हुए देख रहे हैं ना, कि बाहर की तरफ ये कुंडलित हैं, लेकिन अंदर की तरफ बढ़ते हुए ये स्ट्रेट हो जा रहे हैं, है ना। इनका जो अंदर की जो संरचना है वो स्ट्रेट हो जा रही है। और ये स्ट्रेट संरचना इनकी क्या करती है कि आपस में जुड़ जुड़ करके एक ट्यूब की जालिका बनाती है, यानी कि पतली पतली ट्यूब से बनी हुई जालिका बनाती है, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनता है। इसको बना लेते हैं पहले। कुछ ऐसे, है ना। ये देख रहे हैं कि पीछे की तरफ बढ़ते हुए ये पतली पतली जो नलिकाएं हैं ना, ये आपस में मिल करके ये इतना नलिकाओं का, पतली पतली नलिकाओं का एक जाल बना रही है ना। और यही ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये जो पूरा का पूरा ये जाल जैसी संरचना जो नलिकाओं से बनी हुई है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है, ये पूरा स्ट्रक्चर, ये पूरा, ये कहलाता है रेटे टेस्टिस। ये कहलाता है रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस यानी वृषण जालक। क्लियर? और ये जो रेटे टेस्टिस है उससे भी बाहर की तरफ, अब देखिए यहां अंदर की तरफ ये हुआ, अब यहां से होते हुए बाहर की तरफ पतली पतली नलिकाओं का एक गुच्छा निकलेगा, यानी कि यहां से कह सकते हैं, दूसरे कलर से बना देते हैं, यहां से ऐसे पतली पतली नलिकाओं का ऐसे गुच्छा निकलेगा, इनसे होते हुए ये जो बना है ना रेटे टेस्टिस, यहां से होते हुए ऐसे पतली पतली नलिकाओं का ये गुच्छा जो निकलेगा, ये नलिकाएं क्या कहलाती हैं? ये कहलाती है वासा इफ्रेंशिया। तो यहां नाम लिख देते हैं, इन पतली पतली जो नलिकाएं हैं ना, ये जो नलिकाएं हैं पतली पतली जो रेटे टेस्टिस से निकल रही हैं बाहर की ओर, ये सभी क्या हैं? वासा इफ्रेंशिया। वासा इफ्रेंशिया यानी शुक्र वाहिकाएं। क्लियर? अब देखिए इन दोनों संरचनाओं को बनाने का क्या मतलब है, यहीं पे समझ लीजिए कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या होगा? स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया द्वारा स्पर्म्स का निर्माण होगा, है ना। यानी कि ये जो कुंडलित नलिकाएं दिख रही हैं, इसमें क्या है? स्पर्म्स बनेंगे, यानी मेल गैमेट्स बनेंगे। और यहां से अंदर की तरफ मूव करते हुए, देखिए मूव कहां से कहां करेंगे? यहां मान लीजिए स्पर्म बने इनके अंदर, यहां से मूव करेंगे ये कहां? रेटे टेस्टिस में, यानी कि इन जालिकाओं में, ये जो पतली पतली नलिकाओं से बनी हुई जालिकाएं है ना, ये अंदर की तरफ इनमें मूव करेंगे। और यहां से होते हुए वो किन से निकलेंगे? ये वासा इफ्रेंशिया से निकलेंगे, यानी वासा इफ्रेंशिया से ये इस
रास्ते बाहर की तरफ निकलेंगे, है ना। तो यहाँ पे एक आइडिया आपको अभी समझ में आ गया होगा कि स्पर्म यहाँ बनते हैं और यहाँ से मूव करते हुए रेटेड टेस्टिस से कहाँ मूव करते हैं, वासा इफ्रेंशिया में यानी कि शुक्र वाहिकाओं में, और वहां से होते हुए अब देखिए यहाँ पे जो संरचना बनेगी ना, ये हम लोग किसके, वृषण के बाहर यानी कि टेस्टिस के बाहर की संरचना देखेंगे। तब देखेंगे कि यहाँ एक ऐसे कुंडलित नलिका बनेगी एक बड़ी सी, जिसका नाम रहेगा एपिडिडाइमिस, है ना, एपिडिडाइमिस, जो कि हम लोग इसके किसमें, सहायक अंगों में, जो एसेसरी पार्ट्स है ना उसके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, उसमें हम लोग देखेंगे। यहां आपको एक आइडिया बस मिल गया होगा कि कैसे कहां से मूव करते करते वो संरचनाएं निकलती हैं। क्लियर। यहां पे देखिए रेटेड टेस्टिस और वासा इफ्रेंशिया भी वास्तव में ये भी क्या है, एसेसरी ऑर्गन्स है ना, लेकिन यहां भी इसलिए बता दिया गया क्योंकि ये टेस्टिस के अंदर ही पाए जाते हैं। तो यहाँ एलएस में ये दिख रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे बता दिया गया। क्लियर। अब यहां से एपिडिडाइमिस और वहां से आगे की संरचना हम लोग वहां देखेंगे। तो मिला जुला करके ये रहा क्या, एलएस ऑफ टेस्टिस, यानी टेस्टिस का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, जिसमें इनके आवरण दिखे, इनके अंदर के कंपार्टमेंट्स दिखे, और उन कंपार्टमेंट्स में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स दिखे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण संरचना है। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी में स्पर्म का निर्माण ही होता है। ठीक, जो मुख्य काम है ना वो इसी में होता है। क्लियर। अब क्या है कि अब हम लोग इसका एक टीएस देखेंगे, टेस्टिस का एक ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे, जिससे क्या होगा कि मान लीजिए यहां से एक टीएस देखते हैं, यहां से ऐसे टीएस कटा, तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर कौन कौन सी संरचनाएं, कौन कौन सी कोशिकाएं हैं वो भी दिख जाएंगी, और इसके चारों तरफ कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं वो भी दिख जाएंगी। यानी कि प्रत्येक कंपार्टमेंट्स में कौन कौन सी संरचनाएं हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अलावा वो भी देख लेंगे हम लोग। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या है, यहां से जब ऐसे कट करेंगे ना ट्रांसफर सेक्शन में, तो वो भी संरचनाएं दिख जाएंगी जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर पाई जाती है। क्लियर। तो चलिए अब हाँ एक स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग टीएस ऑफ टेस्टिस, यानी टेस्टिस का ट्रांसवर्स सेक्शन। जब हम टेस्टिस के टीएस का अध्ययन करते हैं, यानी ट्रांसवर्स सेक्शन का अध्ययन करते हैं, तो हम पाते हैं कि प्रत्येक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का भीतरी भाग दो प्रकार के सेल्स से लाइंड होता है। यानी प्रत्येक जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है ना, उनका जो आंतरिक भाग यानी भीतरी भाग जो होता है, उनमें दो तरह की कोशिकाओं का लाइनिंग पाया जाता है, जिसमें से एक जो कोशिका है उसे कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया या मेल जर्म सेल्स। दो प्रकार की जो कोशिकाओं की लाइनिंग मिलती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के भीतरी भाग में, उसमें से एक है क्या, स्पर्मेटोगोनिया, यानी कि उसी को कहते हैं मेल जर्म सेल्स, और दूसरे प्रकार की जो कोशिका होती है उसे कहते हैं सर्टोली सेल्स। क्लियर। अब क्या है कि इसको इस फिगर से समझते हैं। देखिए ये टीएस है, इसका टेस्टिस का ट्रांसवर्स सेक्शन है, जिसमें ये जो ब्लैक कलर से गोल संरचनाएं दिख रही है ना, ये वास्तव में क्या है, ये वास्तव में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का टीएस है। ये सभी के सभी क्या है, ये जो गोल संरचनाएं दिख रही है ना, ये क्या है, इनको लिख सकते हैं हम लोग सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक, ये सभी जो गोल संरचनाएं दिख रही हैं वो क्या है, वास्तव में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का टीएस है। ठीक, और इसके भीतरी भाग में पहला पॉइंट क्या कह रहा है, इसका भीतरी भाग जो है दो प्रकार की कोशिकाओं से लाइंड होता है, यानी स्तरित होता है। तो वो दो प्रकार की कोशिकाएं कौन सी हैं, एक प्रकार की कोशिका स्पर्मेटोगोनिया जो कि मेल जर्म सेल्स हैं, और दूसरे प्रकार की कोशिका क्या है, सर्टोली सेल्स हैं। तो उसको बना लेते हैं, एक में बनाते हैं पहले। तो कुछ ऐसे ये जो कोशिकाएं दिख रही है ना, ये वास्तव में क्या है, ये स्पर्मेटोगोनिया है, ये कुछ ऐसे। ठीक, ये सभी जो कोशिकाएं दिख रही हैं ये क्या है, स्पर्मेटोगोनिया है, यानी मेल जर्म सेल्स हैं। यानी कि ये सभी के सभी क्या है, ये सभी के सभी मेल जर्म सेल्स हैं। ठीक, और इनके बीच बीच में, इनके स्पर्मेटोगोनिया के बीच बीच में एक थोड़ी सी बड़ी बड़ी कोशिकाएं देखने को मिलती हैं, कुछ ऐसे। ट्रायंगुलर थोड़ा शेप होता है इनका, ये कुछ ऐसे। ठीक, और ये जो कोशिकाएं हैं, ये जो रेड कलर से बनाई गई है ना, थोड़ा सा ट्रायंगुलर, थोड़ा सा बड़ा बड़ा दिख रहा है, इनकी संरचना बड़ी दिख रही है, किसकी तुलना में, स्पर्मेटोगोनिया की तुलना में। तो ये सभी जो रेड कलर से बनाए हैं ये सभी क्या हैं, सर्टोली सेल्स हैं।
ये सभी बीच बीच में जो कोशिकाएं थोड़ी सी लंबी लंबी बनाई है ना रेड कलर से, ये क्या है, सर्टोली सेल्स हैं। अभी समझ में आ गया। ये पूरा एक जो गोलाकार संरचना है ये क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, और उसके अंदर दो प्रकार की कोशिकाओं का लाइनिंग मिलता है, जिसमें से एक है स्पर्मेटोगोनिया, जो ये बनाई गई छोटी छोटी कोशिकाएं, ठीक, और दूसरी प्रकार की जो कोशिका है उसे कहते हैं सर्टोली सेल्स, जो ये बीच बीच में थोड़ा सा कैसे कह सकते हैं ट्राइएंगुलर शेप में है, थोड़ी बड़ी बड़ी कोशिकाएं बनाई गई रेड कलर से, ठीक। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हाँ सभी में भर लेते हैं, सभी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में इसको भर लेते हैं। ये कुछ ऐसे, ये रही पूरी संरचना, क्लियर। इसमें क्या है कि ये जो ब्लू कलर से बनाया गया ना, जो कोशिकाएं थोड़ी छोटी हैं, वो सभी की सभी क्या है, स्पर्मेटोगोनिया या मेल जर्म सेल्स हैं, और ये जो रेड कलर से थोड़ी बड़ी बड़ी कोशिका या ट्राइएंगुलर शेप में बनाई गई हैं कोशिकाएं, वो क्या है, सर्टोली सेल्स है, ठीक। ये दो प्रकार की कोशिकाओं का लाइनिंग मिलता है किसमें, प्रत्येक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, ये सभी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, क्लियर। अब क्या है कि इन दोनों कोशिकाओं का काम क्या है, तो सीधा सा है कि जो स्पर्मेटोगोनिया सेल है, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्मेटोगोनिया सेल है यानी कि मेल जर्म सेल्स हैं, उनसे स्पर्म का निर्माण होता है, और स्पर्म के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। और जब स्पर्म का निर्माण कर रही होती हैं ये कोशिकाएं स्पर्मेटोगोनिया, उस समय इसको जो न्यूट्रिशन मिलता है वो ये देती हैं सर्टोली सेल्स, ठीक। सर्टोली सेल्स क्या करती हैं, ये न्यूट्रिशन प्रदान करती हैं स्पर्मेटोगोनिया को, और स्पर्मेटोगोनिया या मेल जर्म सेल्स क्या करती हैं, स्पर्म का निर्माण करती हैं स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया के दौरान, ठीक। तो अगला पॉइंट उसी को बता रहा है कि स्पर्मेटोगोनिया जो है वो कोशिकाएं क्या करती हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्र जनन प्रक्रिया जो है स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान मियोसिस द्वारा यानी अर्धसूत्री विभाजन द्वारा स्पर्म्स यानी शुक्राणु का निर्माण करती हैं, तथा उसी दौरान जब ये निर्माण हो रहा था तथा सर्टोली सेल्स यानी ये जो सर्टोली सेल्स है ना, ये बीच बीच में ये क्या करती हैं कि स्पर्मेटोगोनिया को, इन कोशिकाओं को, स्पर्मेटोगोनिया को न्यूट्रिशन प्रदान करती हैं। कब, जब ये स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म्स का निर्माण कर रही होती हैं, उस समय सर्टोली सेल्स क्या करते हैं, उनको न्यूट्रिशन प्रदान करती है, ठीक, स्पर्मेटोगोनिया को या मेल जर्म सेल्स को, ठीक। अब दोनों का काम समझ में आ गया। अगला पॉइंट क्या है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहरी क्षेत्र को इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। अब इसको समझिए कि ये जो गोल गोल संरचनाएं दिख रही ना, ये क्या है, सभी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, और ये जो, हाँ ये सभी यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, ये सभी, यहाँ एक और पॉइंट यहाँ लगा सकते हैं, ठीक। और जो अब देखिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर ये जो स्थान दिख रहा है ना, ये जो जगह दिख रहे हैं, ये क्या है, इन्हें कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस, यानी कि ये जो स्पेस दिख रहा है ना, किसके बाहर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर, ये सभी जो खाली जगह है, ये जगह, ये क्या कहलाता है, इंटरस्टिशियल स्पेस। और इसी इंटरस्टिशियल स्पेस में कुछ और कोशिकाएं देखने को मिलती हैं, जिसमें क्या क्या है कि छोटी छोटी ब्लड वेसल्स, छोटे छोटे ब्लड वेसल्स मिलते हैं, और उनके साथ ही साथ कुछ कोशिकाओं का गुच्छा देखने को मिलता है, कुछ ऐसे। अभी इन कोशिकाओं को क्या कहते हैं अभी समझ में आ जाएगा। ऐसे कुछ कोशिकाओं का गुच्छा बीच बीच में इनके देखने को मिलता है, कुछ ऐसे, ठीक। बीच बीच में ये जो कोशिकाओं का ये गुच्छा दिख रहा है ना, ये पाया जाता है किसमें, इंटरस्टिशियल स्पेस में। और इसके साथ साथ कुछ छोटे छोटे क्या मिलते हैं, ब्लड वेसल्स मिलते हैं। तो अगला पॉइंट उसी को बताता है कि इसमें किसमें, इंटरस्टिशियल स्पेस जो है ना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर, उसमें छोटे छोटे ब्लड वेसल्स यानी जो रक्तवाहिकाएं हैं वो पाई जाती हैं, तथा उसके साथ ही साथ ये जो कोशिकाओं का गुच्छा मिलता है ना, उसे कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल, उसे कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिग सेल्स। तो ये पॉइंट वही बताता है कि इसमें जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, इसमें छोटे छोटे ब्लड वेसल्स यानी छोटे छोटे रक्तवाहिकाएं तथा उसके साथ इंटरस्टिशियल सेल्स या उसी को लेडिग सेल्स कहते हैं, पाए जाते हैं। यानी कि ये जो गुच्छे हैं ना, ये जो गुच्छे दिख रहे हैं कोशिकाओं के, ये क्या है वास्तव में, ये है लेडिग सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं, जो कि इंटरस्टिशियल स्पेस में मिलते हैं, ठीक। अब इनका काम क्या है वो समझिए।
इनका काम है टेस्टोस्टेरॉन का सिंथेसिस और सिक्रीशन करना। टेस्टोस्टेरॉन का सिंथेसिस यानी कि संश्लेषण और श्रावण करना। अब ये टेस्टोस्टेरॉन होता क्या है? ये वास्तव में मेल सेक्स हार्मोन या टेस्टिकुलर हार्मोन्स होता है। क्या होता है? टेस्टोस्टेरॉन। तो यही काम है इनका कि लेडिक सेल्स जो इस इंटरस्टिशियल स्पेस में पाई जाती हैं, वो लेडिक सेल्स द्वारा इसी टेस्टोस्टेरॉन का यानी मेल सेक्स हार्मोन या एंड्रोजन का क्या होता है? सिंथेसिस यानी संश्लेषण होता है और सिक्रीशन होता है यानी श्रावण होता है। ठीक, किसके द्वारा? ये जो लेडिक सेल्स पाए जाते हैं इस बीच बीच में वो। ठीक, तो ये रहा किसका? टेस्टिस का टीएस। यहां तक आते आते आप लोग टेस्टिस के आंतरिक संरचना से भली भांति परिचित हो चुके हैं, सारी चीजें बता दी गई हैं। हाँ, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर? अब हम लोग टेस्टिस के बाहर की संरचना यानी कह सकते हैं कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो एसेसरी ऑर्गन्स थे ना, जो सहायक अंग थे, उनका अध्ययन अब हम लोग करेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं, वो हम लोग करेंगे अगले वीडियो में। तो इस वीडियो में फिलहाल यहीं तक। अगले वीडियो में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एसेसरी ऑर्गन्स के एक्सप्लेनेशन के साथ शीघ्र मुलाकात होगी।